कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुमसे दूर होना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें जानने के बाद सिर्फ तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है? क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़केगा? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता है? मन ही मन में सोचते हुए विक्रम उस एम्बुलेंस को टेबल पर ही छोड़कर बाहर कॉरिडोर में आकर डिम्पल को कॉल लगाने लगा। डिम्पल नेहा के लिए कॉफी बना रही थी कि उसके मोबाइल की रिंग को सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोली, कहीं तुम्हारे हस्बैंड का तो कॉल नहीं आ रहा है ना? डिम्पल कॉल रिसीव कर लेती है, लेकिन उससे पहले नेहा फिर उसे टोकते हुए बोली, बेचारा तुम्हारा हस्बैंड, उसकी किस्मत भी फूटी होगी, तभी तो उसकी शादी तुम जैसी लड़की के साथ हो गई जिसके पास अपने हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हस्बैंड की जिंदगी में कोई और आ जाए और उससे उसे इश्क हो जाए और वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाए। डिम्पल का ध्यान फोन पर नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोली, इस कहने से या फिर दिन रात अपने हमसफर के ख्यालों में खोने से नहीं होता। इश्क तो वो मर्ज है जो जितना दूर हो उसकी तड़प उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे पति को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है और ना ही उसे कोई जानता है। किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले ये तो जान लो कि जब वो तुम्हारी लाइफ की पोल तुम्हारे सामने ही खोल दे तो क्या कर लोगे तुम? विक्रम सारी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है, लेकिन उधर नेहा का मुंह बन जाता है और वो पैर पटकते हुए चली गई। डिम्पल कॉल रिसीव का बटन जैसे ही दबाती है, उसे ख्याल आया कि उसने तो कॉल रिसीव कर लिया था। वो हिचकिचाते हुए बोली, हेलो मिस्टर चौहान, तुमने अभी नेहा से जो कुछ भी कहा है मुझे अच्छा लगा है। आज सच में बहुत खुश हूँ मैं। आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। क्या सच में? पीछे तो नहीं हटोगे ना? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? बस भरोसा करने से डर लगता है, कहीं किसी ने मेरा भरोसा फिर से तोड़ कर चला गया तो? एक बार मांग कर तो देखो। मुझे अपने मम और डैड के पास हमेशा के लिए जाना है। उनके दिल में मुझे फिर से वही जगह चाहिए। क्या दे पाएंगे? डिम्पल कहकर रुक जाती है। विक्रम भी खामोश हो जाता है। फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डिम्पल कहती है, जानती हूँ मैंने आपसे वो मांग लिया जो मुझे मांगना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी मिस्टर चौहान। ऐसी बातें बोलकर मैं आपको हर्ट कर देती हूँ। डिम्पल कॉल कट कर देती है और कॉफी लेकर नेहा को देने जाती है। नेहा अपने कमरे में कादम्बरी जी, रोहिणी जी के पास बैठी हुई थी। वो एक से एक नए लहंगे को पहनकर देख रही थी। तभी रोहिणी जी डिम्पल को देखकर बोली, नेहा, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि डिम्पल को अपनी पसंद किए हुए लहंगे को पहनने को कहो और जो तुम्हें अच्छा लगे वो रख लेना, और मैचिंग ज्वेलरी भी। हाँ, गुड आइडिया आंटी, ये मैंने सोचा ही नहीं। डिम्पल के हाथ से कॉफी का मग टेबल पर रखकर नेहा उसे 3-4 लहंगे देकर बोली, ये सारे डिजाइनर लहंगे मैंने स्पेशल अपनी एंगेजमेंट के लिए मंगवाए हैं। इन्हें एक एक करके पहन कर आओ। मैं देखना चाहती हूँ कौन सा अच्छा है। डिम्पल कुछ कहती उससे पहले ही नेहा फिर से बोली, ज्यादा सोचो मत। ये तुम्हारी और तुम्हारे पति के पूरे साल की सैलरी मिलाकर भी नहीं ले सकते हो। नेहा की यही बातें कादम्बरी जी को अच्छी नहीं लगी। वो नाराज होते हुए बोली, तुम्हारी बातें मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं नेहा। डिम्पल को ऐसे क्यों सुनाती रहती हो? वो हमारी तरह ही इंसान है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी की खुशियां पैसों से जुड़ी होती हैं तो किसी की प्यार और अपनेपन से। और ये तुम नहीं समझोगी। ओके, आई एम सॉरी मौसी। अब जाओ ना डिम्पल, शाम होने को आई है। इसे पहनते पहनते शाम से रात हो जाएगी। डिम्पल चेंजिंग रूम में जाकर एक पीच कलर के लहंगे को पहन कर आती है, लेकिन उसकी मैचिंग ज्वेलरी नहीं पहनती है। वो सबके सामने आ गई थी। उस लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन नया मुंह बिचकाते हुए बोली, यह कुछ खास नहीं है। तुम दूसरा पहन कर आओ, और हाँ, मैचिंग ज्वेलरी पहन कर आना। डिम्पल इस बार पर्पल कलर के लहंगे को पहनकर मैचिंग ज्वेलरी पहनने लगी। वो लहंगे में खुद की खूबसूरती को आईने के सामने निहारने लगी। बाहर कादम्बरी जी और रोहिणी जी आपस में बातें कर रहे थे। नेहा विक्रम को कॉल लगा रही थी। तभी विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। नेहा उसके पास आकर बोली, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब चलो भी, तुम्हें कुछ दिखाना है। विक्रम जैसे ही सबके सामने आया,
उसकी आंखों के सामने डिम्पल आ गई। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसके पहने हुए लहंगे में उसकी खूबसूरती को देख विक्रम की निगाहें उस पर ही ठहर गईं। डिम्पल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नेहा मुस्कुराते हुए विक्रम के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोली, बी तुम बताओ, तुम्हें पसंद आया ना मेरा सरप्राइज? हाँ, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। देखा ना मौसी, आपने बी को भी लहंगा पसंद आ गया। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। डिम्पल, ये लहंगा को उतार कर आओ और ज्वेलरी को बॉक्स में डालकर अच्छे से रखना। बहुत ही एक्सपेंसिव है। डिम्पल बिना विक्रम को देखे चली जाती है। वो कमरे में आकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। फिर लहंगे को साइड में रखकर वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। तभी नेहा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो चिल्लाते हुए सबके सामने बोली, मेरा डायमंड रिंग नहीं मिल रही है, किसी ने चोरी कर लिया है। यह सुनते ही सब चौंक गए, लेकिन रोहिणी जी जानबूझकर डिम्पल पर इल्जाम लगाते हुए बोली, इस घर में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। हो सकता है किसी ने इतनी महंगी रिंग को देख कर रख लिया हो। नेहा, सारे सर्वेंट से पूछो और उनकी तलाशी भी लो। जरूर किसी ने चोरी की होगी। कहीं डिम्पल ने तो नहीं ले लिया है। उस पर सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन है तो वो सर्वेंट ही ना। रोहिणी जी की बातें सुनकर तो विक्रम आग बबूला हो गया। वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, मॉम, आप सोच समझ कर बोल रही है ना? अगर डिम्पल चोर नहीं निकली तो मैं क्या करूँगा, यह मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ। रोहिणी जी विक्रम के गुस्से को देखकर घबराते हुए बोली, मैंने स्पेशली डिम्पल का नाम थोड़ी ना लिया है बेटा। मैं तो और सर्वेंट के बारे में बोल रही हूँ। यह चौहान हाउस नहीं, बल्कि मेरा घर है और यहाँ की देखभाल सिर्फ डिम्पल करती है। अगर नेहा की कोई ज्वेलरी खोई है, वो उसकी लापरवाही है। उसने अच्छे से ख्याल नहीं रखा होगा। किसी और को ब्लेम करने से पहले सोच लेना चाहिए। विक्रम गुस्से में कहता है तो उसकी बातें सुनकर सब एकदम से चुप हो गए थे। नेहा को अब शक होने लगा, कहीं विक्रम और डिम्पल के बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं है। वो गुस्से में डिम्पल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन विक्रम की वजह से मजबूर वो मन ही मन में झुंझलाते हुए बोली, एक बार मेरी शादी तो हो जाए, उसके बाद इस डिम्पल को ऐसे बेइज्जत करके बाहर निकालूंगी जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। 20 लड़की के लिए सारे घर वालों पर चिल्ला उठा, जैसे कोई गहरा रिश्ता हो इन दोनों के बीच। डिम्पल विक्रम के कमरे के बाहर खड़े होकर वो उसे थैंक यू बोलने आ ही रही थी कि बेड पर परेशान विक्रम को लेटे हुए देखकर वो कमरे के अंदर आई। विक्रम की आंखें बंद थीं। वो उसके पास बगल में बैठकर बोली, आई एम सॉरी मिस्टर चौहान, आज आपने सबके सामने मेरा साथ दिया। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपके झुके हुए सिर को नहीं देख सकती हूँ। डिम्पल कमरे से जाने लगी। विक्रम अपनी आंखें खोलकर बोला, मेरी इज्जत करती हो, प्यार नहीं। किसी का सम्मान करना प्यार करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिम्पल कहती है। लेकिन उसकी बातों को काटते हुए विक्रम बोला, मुझसे नफरत के रिश्ते निभा रही हो या फिर कुछ और चल रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन का हाल आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। मैं क्या चाहती हूँ, आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बस कुछ ही दिनों में आपकी सगाई है। मैं आपकी आने वाली नई शुरुआत की वजह से बहुत खुश हूँ। आखिरकार छुटकारा मिल जाएगा मुझे इन तामझाम भरे रिश्तों से। फिर मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। डिम्पल विक्रम की आंखों में देखकर बोल रही थी। तभी नेहा उसी कॉरिडोर से गुजर रही थी। वो डिम्पल को विक्रम के कमरे में देखकर वहां आकर डिम्पल का हाथ पकड़कर बोली, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं मिस्टर चौहान को थैंक यू बोलने आई थी। अच्छा, सिर्फ थैंक यू बोलने आई थी या फिर कुछ और करने? आपके कहने का क्या मतलब है नेहा? मेरे कहने का मतलब तुम अच्छे से समझ गई हो। इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती हो? तुम शादीशुदा होकर किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखने में तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारा पति कोई नामर्द है क्या, जो अपनी बेलगाम बीवी की लगाम कसना नहीं जानता है? ऐसी नीच हरकत करते हुए तुम्हें तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई होगी ना। बी का हाथ पकड़कर उसके साथ सोना चाहती हो ताकि इस घर की बहू बन जाओ। ऐसा करने से तुम बच जाओगी। अब इस घर में तुम 5 मिनट भी नहीं रह सकती हो। नया फटकार लगाते हुए
डिम्पल को और भी ज्यादा अनाप शनाप सुनाई जा रही थी। बर्दाश्त की सारी हदें पार कर चुकी नेहा की बातों से विक्रम का खून खौल उठा। वो कुछ कहता उससे पहले नेहा डिम्पल का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। नीचे आते ही नेहा ने बोलना बंद नहीं किया। वो डिम्पल पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति के करीब आने की? तुम्हारी शकल न बिगाड़ दी तो मेरा नाम नेहा नहीं। रोहिणी जी, कादम्बरी जी और विक्रम भी पहुंच गए थे। विक्रम रोकने की कोशिश कर रहा था। इतने में नेहा डिम्पल पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि डिम्पल गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ नेहा के गाल पर मारते हुए बोली, चुप, एकदम चुप। एक वर्ड भी अपनी इस गंदी जुबान से निकाला ना तो इस घर में क्या, इस शहर में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी। बहुत बर्दाश्त किया मैंने। मैं चुप हूँ तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलती रहोगी? क्या कहा तुमने मुझे? मैं निर्लज्ज हूँ? मेरा पति नामर्द है? उसे मेरी लगाम कसकर रखनी चाहिए? अपनी गंदी जुबान से अगर दोबारा तुमने कुछ भी मेरे पति को कहा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने पति के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगी। इस घर से मैं नहीं बल्कि तुम जाओगी। इस घर की बहू और मिस्टर चौहान की बीवी बनने का सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। अब मेरे होते हुए तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी और मिस्टर चौहान की शादी हो सकती है। नेहा आंखें फाड़कर डिम्पल को देखने लगी। रोहिणी जी अपने मन में सोचते हुए बोली, इस बेवकूफ नेहा ने सोई हुई शेरनी को जगा दिया। क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की? शांति से रहती तो शादी हो जाती इसकी विक्रम के साथ। लेकिन इसे तो तमाशा करने की आदत जो है। अब विक्रम गया इसके हाथ से। नेहा अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, रोहिणी आंटी, इस मामूली सी केयर टेकर की इतनी औकात कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। बी, तुम चुप क्यों हो? आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और ये मामूली सी केयर टेकर ने मुझे इतना कुछ सुनाया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तुम चुप रहोगे? कुछ कहोगे नहीं तुम? आखिर हमारी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मिस्टर चौहान से नहीं। तुम्हारे कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। और क्या कहा तुमने? तुम उनकी होने वाली वाइफ हो और मैं डिम्पल विक्रम सिंह चौहान हूँ। तो सोचो मेरे लिए मिस्टर चौहान क्या कर सकते हैं। तुम्हारी बदतमीजियों को बहुत बर्दाश्त किया मैंने। अब अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। बिना टाइम को वेस्ट किए निकलो इस घर से। और ये विक्रम सिंह चौहान की बीवी बोल रही है। नेहा के साथ साथ कादम्बरी जी भी हैरान थी। वो दोनों डिम्पल और विक्रम को एकटक देखने लगे। डिम्पल की आंखों में अभी भी गुस्सा था लेकिन नेहा टस से मस नहीं हुई। वो डिम्पल की बातों को अनसुना करते हुए बोली, तुम्हारी शादी बी से कब हुई है और तुम उसकी वाइफ कब बन गई? क्यों, यकीन नहीं हो रहा है मेरी बातों पर? या फिर झटका लगा है तुम्हें अपने सपनों को चकनाचूर होते देखकर? नेहा, तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही थी मैं सिर्फ कादम्बरी आंटी की वजह से, वरना तुम्हें उसी दिन धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल फेंकती। और क्या कहा तुमने? पता नहीं मेरे पति को कोई फर्क पड़ता है या नहीं। मैं सारा दिन तो यहाँ रहती हूँ, मिस्टर चौहान का दिल बहलाती हूँ। एक वाइफ होने के नाते मैं अपने हस्बैंड के साथ ना रहूं तो कहाँ रहूं? मेरे पति मेरे सब कुछ है, मेरे भगवान है। उनका प्यार ही मेरे जीने की वजह है। और प्यार क्या होता है ये तुम क्या जानो? जिसके दिमाग में सिर्फ साजिशें रचने का खेल चल रहा हो, जिसके दिल में सिर्फ नफरत हो, जिसके मन में सिर्फ घृणा हो, वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। डिम्पल की बातें सुनकर सब हैरान रह गए थे। लेकिन अगर किसी को सदमा लगा था तो वो थी नेहा। उसके तो सपने पूरे होने से पहले ही टूट चुके थे। वो पागलों की तरह बौखलाते हुए बोली, सबूत क्या है तुम्हारे पास कि तुम बी की वाइफ हो? बी ने सिर्फ एक शादी की है, वो भी पूजा से। और प्यार भी उसने सिर्फ पूजा से ही किया है। मैं तुम्हें सबूत क्यों दूं? तुम होती कौन हो हमारे बीच के रिश्ते के सवाल करने वाली? कोई औकात नहीं है तुम्हारी। और रही बात पूजा की, तो पूजा मिस्टर चौहान का गुजरा हुआ कल था। लेकिन वो प्यार हमेशा उसी से करेंगे। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मिस्टर चौहान अपने पहले प्यार को भूल जाए, क्योंकि कोई भी हो वो अपने पहले प्यार को जीते जी कभी नहीं भूलता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपना सामान समेटो और निकलो इस घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मासी, आप देख रही हैं ना
यह मामूली सी केयर टेकर मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मेरी शादी बी से होने वाली है। आप चुप क्यों हैं मौसी? प्लीज कुछ बोलिए ना मौसी प्लीज। नेहा गिड़गिड़ाते हुए कादम्बरी जी से बोल रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर भी कादम्बरी जी चुप थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुश थी कि डिम्पल विक्रम की पत्नी है। उन्हें कुछ नहीं बोलते देखकर नेहा मिसेज चौहान के पास आई और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आंटी, आपकी होने वाली बहू हूँ मैं। बी मुझे अपनी ज़िंदगी से कैसे निकाल सकता है? आप जानती हैं ना मैं बी से कितना प्यार करती हूँ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं ही आपके घर की बहू बनूंगी। मिसेस चौहान नेहा पर भड़कते हुए बोली, डिम्पल सच कह रही है, वो मेरे बेटे की पत्नी है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से चली जाओ। नेहा सबकी तरफ देखते हुए वो हताश होकर विक्रम के पास आई और रोते हुए बोली, जब तुमने शादी ही कर ली थी तो फिर मुझसे वादा क्यों किया? मुझे सपने क्यों दिखाए? बी, आज तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये बात याद रखना कि जैसे मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तुम्हारा दिल भी ऐसे ही टूटेगा और एक बार फिर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा। कभी खुश नहीं रहोगे तुम। मेरी इस बात को कभी भूलना मत। नेहा रोते हुए अपने कमरे में आई और टेक्स्ट मैसेज मिसेज चौहान को सेंड करती है, जिसे पढ़कर मिसेज चौहान सबके सामने डिम्पल पर भड़कते हुए बोली, आखिर तूने वही किया ना जो चाहती थी। तुम चुप रहोगे विक्रम? इस लड़की ने हमारा जीना हराम कर रखा है। पूजा को छीन कर भी तुम्हारा जी नहीं भरा था ना? कितनी मुश्किलों के बाद मेरे बेटे की लाइफ में फिर से खुशियां आ रही थी, लेकिन तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों डिम्पल, आखिर करना क्या चाहती हो? सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है मम्मी जी। नेहा जैसी लड़की विक्रम के लिए नहीं बनी है। भले ही हमारी शादी एक सौदा हो, लेकिन मिस्टर चौहान मेरे पति हैं। उनके लिए अच्छा और सही कौन है, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। आप मेरा भरोसा कीजिए। मेरे जाने से पहले ही मैं मिस्टर चौहान की लाइफ में सब कुछ ठीक करके जाऊंगी। मैं उनको बीच सफ़र में कैसे छोड़ सकती हूँ? उन्हें उनकी मंजिल से मिलाकर ही जाऊंगी। लेकिन नेहा नहीं, बल्कि पूजा की परछाई हो वो, जिसमें स्वार्थ बिल्कुल भी ना हो और वो दिल से भी खूबसूरत हो। डिम्पल बोल ही रही थी कि बीच में उसकी बातों को काटकर मिसेस चौहान बोली, अच्छा, ऐसी लड़की कहाँ से लाओगी तुम? मेरे बेटे की लाइफ सिर्फ बर्बाद करने आई हो तुम। एक बात कान खोल कर सुन लो, नेहा ही इस घर की बहू बनेगी, उसके अलावा कोई नहीं, और उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। विक्रम, अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सोच लो, तुम्हें तुम्हारी माँ प्यारी है या फिर ये लड़की? विक्रम डिम्पल को देखने लगा, लेकिन डिम्पल कहाँ रुकने वाली थी। वो नेहा को कभी भी विक्रम के करीब नहीं आने दे सकती थी। वो भी मन ही मन में ठानते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ मम्मी जी, आप नेहा को कैसे इस घर की बहू बनाती हैं। डिम्पल विक्रम से नाराज होकर अपने कमरे में चली आई। इधर नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो कमरे की चीजें नीचे फेंकते हुए बोली, मुझे इस घर से बाहर निकालना उसे महंगा पड़ेगा। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इस डिम्पल को तो। अगर ऐसा ही बिहेव रखा ना, तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ खो बैठोगी। तुमसे कहीं ज़्यादा चालाक और शातिर दिमाग है डिम्पल के पास। एक पल में ही उसने तुम्हें दिन में ही तारे दिखा दिए। हमेशा तुम्हें वार्न किया मैंने, अपनी जुबान पर लगाम रखो। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद करती रहना उसके साथ कुछ भी, लेकिन तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अब कुछ भी ठीक करने में कितनी मेहनत लगेगी, यह तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो सिर्फ चीज़ें बिगाड़नी आती हैं। कमरे के अंदर आते ही मिसेज चौहान नेहा पर बरस पड़ी। उनकी बातों को सुनकर नेहा अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगी। फिर कहती है, आप सच कह रही हैं आंटी, मैंने आवेश में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन अब बीवी मेरी बात नहीं सुनेगा और ना ही मासी। अब क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुम कहीं नहीं जाओगी और ये मेरा डिसीजन है। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ। बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। मिसेज चौहान नेहा की तरफ देखते हुए बोली और वहां से जाने लगी। लेकिन डिम्पल उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। वो भी मन ही मन में ठान चुकी थी कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो विक्रम की लाइफ बर्बाद नहीं होने देगी। खुद को तो समझा लूंगी, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं, जो हर वक्त तुम्हारी फिक्र करता रहता है, जो अब सिर्फ तुम्हारी परवाह करते रहता है। तुम यकीन मानो, अब ये दिल खुद से ज़्यादा तुम्हारे ही ख्यालों में खोया खोया रहता है।
तुम्हें खोने से डर लगने लगा है। मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम भी मुझे चाहते होगे, लेकिन यह भी सच है कि ना मैं तुम्हारी हो सकती हूँ और ना ही तुम मेरे। अपने दिल में न जाने कितनी सारी बातों को दबाए हुए रह रही थी। उसे अब डर लग रहा था कि वो कहीं अपने उसे न खो दे जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करती है। अपने आप से सवाल करते हुए डिम्पल जैसे ही हॉल की तरफ आ रही थी, दरवाजे की बेल बजी और वो दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, विक्रम दरवाजा खोल चुका था। सामने कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सिंघानिया थे। उनके चेहरे पर गुस्सा जरा सा भी नहीं था, बल्कि वो तो मुस्कुराते हुए विक्रम को देखकर बोले, हेलो विक्रम, कैसे हो? विक्रम भी मुस्कुराते हुए उनकी बातों का जवाब दिया और उन्हें अंदर ले आया। लेकिन यह सब कुछ देखकर तो डिम्पल एकदम से हैरान रह गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोले क्या, क्योंकि उसके डैड और विक्रम में तो कभी बनी ही नहीं। दोनों के बीच इतनी कड़वाहट और नफरत भरी हुई थी, और अब इतना अपनापन कि उसके डैड विक्रम के घर आए हुए हैं। वो सोच पाती इससे पहले ही मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी के पास आकर बोले, अपने डैड से इतनी नाराज हो कि उनसे बात तक नहीं करोगी? डिम्पल डिम्पल झट से अपने डैड के गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। कादम्बरी जी, रोहिणी जी और नेहा सब लोग हॉल में आ गए थे। रोहिणी जी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जो बाप अपनी बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहता था, आज अपनी बेटी से ऐसे मिलने आया जैसे कितना प्यार करता हो अपनी बेटी से। दोनों के दोनों ड्रामेबाज हैं। मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी से मिलने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोले, डिम्पल बेटा, अपने डैड से कब तक नाराज रहोगी? मैं सब कुछ जान गया हूँ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, कितना कुछ बर्दाश्त किया है तुमने। लेकिन मैं बदकिस्मत, सारी बातों से अनजान, तुम्हें गलत समझता रहा। लेकिन अब तुम्हारे डैड तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं बेटा। चलोगी ना मेरे साथ अपने घर, जहाँ तुम्हारी माँ, दादी सब इंतजार कर रहे हैं? बेटा बोलो, चलोगी ना मेरे साथ? डिम्पल कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अपने डैड से क्या बोले। वो तो बस विक्रम की तरफ देखे जा रही थी। फिर वो अपने डैड को बैठने के लिए कहती है और उनके लिए चाय और नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। और कादम्बरी जी और बाकी सब मिस्टर सिंघानिया से बात करने लगे। डिम्पल किचन में आते ही विक्रम के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। वो विक्रम से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किन लफ्जों में बयां करे, बस यही बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। तभी विक्रम किचन में आकर फ्रिज खोलकर पानी का बोतल निकालकर पीने लगा। डिम्पल को खोए हुए देखकर वो उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना, तुम्हारे डैड तुमसे नफरत ना करें। अब जब खुद चलकर तुम्हारे डैड तुम्हारे पास आए हैं, फिर भी खुशी नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। क्या मेरे जाने से आप खुश होंगे मिस्टर चौहान? विक्रम एकटक डिम्पल को देखने लगा, जैसे वो अभी बोल दे कि क्यों जा रही हो, रुक जाओ, तुम्हारा ऐसे जाना जरूरी है क्या? लेकिन बहुत ही मुश्किल से वो अपने दिल को समझा रहा था। कितने सारे सपने सजा रखे थे उसने, जिसे दिल में बसाया उससे मुंह मोड़कर चले जाना डिम्पल के लिए मुश्किल था। लेकिन वो चाहती थी कि विक्रम उससे एक बार कह दे कि डिम्पल रुक जाओ, जाना जरूरी है क्या? लेकिन दोनों की आंखें ही जैसे आपस में बोल रही हो। डिम्पल विक्रम की आंखों में देखते हुए मन में बोली, प्लीज एक बार कह दीजिए रुक जाओ। डिम्पल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विक्रम भी उसकी आंखों में देखकर मन ही मन में बोला, तुम्हारे इस तरह से चले जाने से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ छूट रहा है। दिल फिर से टूट जाएगा। मेरी आंखों में देखकर समझ जाओ, मैं लफ्जों में नहीं बता सकता हूँ। बस एक बार रुक जाओ डिम्पल। चाय उबलने लगी। डिम्पल ऐसे ही चाय की पतीली को छू देती है, जिससे उसे जलन महसूस होती है। उसकी आह निकल गई। उसकी आह सुनते ही विक्रम उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? मैं आइस लगा देता हूँ। कुछ नहीं हुआ, आप इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं? विक्रम डिम्पल के हाथ पर आइस लगाने लगा और बड़े ही प्यार से सहलाने लगा। लेकिन डिम्पल अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया मिस्टर चौहान। क्या मेरे चले जाने से आप खुश होंगे? विक्रम बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। तो डिम्पल खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, मैं समझ गई आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। डिम्पल अपने पापा की चाय और नाश्ता देने के बाद
वो अपने कमरे में आती है तो विक्रम अकेले बैठे हुए था, जैसे कोई ठेस लगी हो, एकदम से शांत। उसे ऐसे देखकर तो डिम्पल भी ताज्जुब हो गई थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतने शांत से विक्रम को कभी नहीं देखा था। डिम्पल विक्रम की बगल में बैठते हुए बोली, आप चाहते क्या हैं मिस्टर चौहान? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर आप इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? कुछ हुआ है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तभी विक्रम के दिल से आवाज आई, रोक लो विक्रम अपनी डिम्पल को। प्यार किसी की जिंदगी में दोबारा दस्तक नहीं देता है। बातें सुनने के लिए कोई खास भी तो पास होना चाहिए, कोई ऐसा साथी जो मुझे समझे, मेरे हालातों को समझे। विक्रम बोल ही रहा था, इस पर डिम्पल उसके पास से उठकर खिड़की के सामने खड़े होकर वो बोल पड़ी, मिस्टर चौहान, आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। इससे आपको साथी भी मिल जाएगी और समझने वाली भी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है इस टाइम? विक्रम थोड़े गुस्से में बोला और डिम्पल की तरफ देखने लगा। उसका गुस्सा एक पल में जैसे गायब हो गया हो। हवा से उसके लहराते बाल बार बार उसके गालों को छू रहे थे और उसके चेहरे की रंगत जैसे और निखर आई हो। बहुत मुश्किलों से विक्रम अपने इमोशन पर कंट्रोल कर पा रहा था। वो अपनी जगह से उठकर डिम्पल से कुछ कहता, उससे पहले ही डिम्पल मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर चौहान, मैं डैड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद डिम्पल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम वहां से जाने लगा। मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी के कमरे को नॉक करते हुए बोले, डिम्पल, तुमने मुझे मैसेज करके क्यों बुलाया बेटा? डैड, आप बैठिए, मुझे आपसे ज़रूरी बात कहनी है। आई होप समझेंगे मेरी सिचुएशन को। प्लीज डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिम्पल रिक्वेस्ट करते हुए बोली। मिस्टर सिंघानिया चेयर पर बैठते हुए बोले, बात क्या है? डैड, मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों नहीं जाना चाहती हूँ? ये बताना चाहती हूँ आपको। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पर किसी के खून का इल्ज़ाम हो, वो भी उस शख्स का जिसके बारे में मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। डैड, मैं अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को मिटाकर इस घर से जाना चाहती हूँ। पूजा का खून इस घर के ही किसी मेंबर ने किया है, इस बात पर मुझे विश्वास है, लेकिन किसने किया यह समझ नहीं पा रही हूँ। सिर्फ इसलिए ही रुकना चाहती हो ना बेटा, या फिर कोई और वजह तो नहीं? कहीं तुम विक्रम की वजह से तो नहीं? नो डैड, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते हैं हमारी शादी सिर्फ एक डील है, जो कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। बस कुछ दिनों की बात है। डिम्पल अपने डैड से बात कर ही रही थी कि इधर हॉल में नेहा और रोहिणी जी आपस में ही बोल रही थी। ये बाप बेटी ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं? कहीं इस लड़की ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया ना? शुभ शुभ बोलिए आंटी, ये लड़की ही तो सारे फसाद की जड़ है। ना जाने क्यों मुझे इसे देखकर गुस्सा आता है, जैसे उस पर आता था। जी करता है इसे भी उसके पास पहुंचा दूं। नेहा झल्लाकर धीरे धीरे बोल रही थी। मिसेज चौहान मुस्कुराते हुए बोली, इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि बहुत जल्द इसकी भी टिकट कटने वाली है। नेहा और रोहिणी मुस्कुराने लगी। विक्रम हॉल में बैठा हुआ अपनी मॉम से बोला, मॉम, मुझे कॉफ़ी मिल सकती है या नहीं? सर दर्द कर रहा है मेरा। तुम कमरे में जाओ, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ, रोहिणी जी बोली। इतने में विक्रम अपने स्टडी रूम में आ गया और डिम्पल के बारे में ही सोचने लगा और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्यों चाहता हूँ मैं कि वो यहाँ से नहीं जाए। उसके जाने के नाम से मुझे बेचैनी महसूस होने लगती है। उसकी आदत हो रही है मुझे, लेकिन ये तो गलत है ना। मुझे तो खुश होना चाहिए कि अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहने वाली है, क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ मेरी पूजा है, सिर्फ पूजा। मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी मैंने पूजा को। कुछ देर के लिए मैं बहक गया था, लेकिन अब वो संभालना पड़ेगा मुझे। मुझे डिम्पल को अपने दिलो दिमाग से, अपने ख्यालों से भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है। कहते हुए विक्रम वहीं लगी चेयर पर सर को झुकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें लग गई थीं, लेकिन उसे नींद में भी बेचैनी महसूस हो रही थी। बार बार डिम्पल का ख्याल आ रहा था। इस कशमकश में वो गहरी नींद में खो गया। मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी से मिलकर जा चुके थे, लेकिन डिम्पल उनके साथ नहीं गई। अपनी बेटी के इस फैसले से वो खुश थे। अपने घर पहुंचकर जैसे ही वो अपनी माँ के पास बैठे, तभी उनकी माँ पूछ बैठी, अकेले आए हो बेटा? डिम्पल नहीं आई? नहीं माँ, वो अभी नहीं आएगी।
तभी मिसेस सिंघानिया किचन से बाहर आते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ जानकर भी अपनी बेटी को उस नरक में छोड़ आए। उस घर में दो दो डायने हैं। उन दोनों ने मिलकर न जाने मेरी बेटी पर कितने जुल्म किए होंगे, कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा मेरी बेटी ने। जैसा हम सोचते हैं, हमारी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है। वो मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। लेकिन वो यहाँ आएगी, लेकिन उससे पहले अपने ऊपर लगे हुए दाग को मिटाकर। वो खुद की नज़रों में गिरना नहीं चाहती है। उसने साबित कर दिया है कि वो मेरी बेटी है। अब मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? आपको अपनी बेटी की फ़िक्र हो या ना हो, मुझे है। और मैं उससे बात करूँगी, उसे समझाऊँगी। वो वहाँ से अपने घर चली आए। बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो तुम। हमारी बेटी अब हमारी नहीं रही। उसे देखने के बाद मैं भी समझ गया हूँ और तुम्हें भी समझा रहा हूँ। दूसरी तरफ विक्रम नींद से जाग गया था। तभी स्टडी रूम में डिम्पल आई और चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, इसे पीने के बाद आपका सर दर्द गायब हो जाएगा मिस्टर चौहान। डिम्पल की आवाज़ को सुनकर ही विक्रम हड़बड़ा गया और डिम्पल को एकटक देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो विक्रम के पास आकर उसके गाल को छूते हुए बोली, आपको क्या लगा मैं ऐसे ही यहाँ से चली जाऊंगी? इतनी जल्दी मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला है। विक्रम मन ही मन खुश था, लेकिन अपनी खुशी जाहिर न करते हुए वो अनमने ढंग से बोला, काश कि तुमसे पीछा छूट जाता। डिम्पल विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, लफ्जों से तो हर कोई बयान कर जाता है अपने दिल की बात, लेकिन मुश्किल होता है आंखों में देखकर दिल के हाल को समझ जाना। डिम्पल की दिल का सदाओं को देखकर विक्रम अपनी मुस्कुराहट नहीं छिपा सका। वो भी मुस्कुरा उठा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।